सबको नमस्कार। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना जो साइंस लेवल 2 में क्वेश्चन का हम पार्ट स्टार्ट कर रखा था और हम डे बाय डे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं L2 साइंस के, जिसमें फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे। तो हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है। तो उसमें कल भी हमने जैसे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डाला था, आज अपना ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है जो आपको यूट्यूब चैनल पे अपने मिल जाएगा। अब देखो इसके अंदर प्रश्न कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखो पहला प्रश्न, पहला क्या है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में उच्च आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित होगी। यानी इसके दौरान जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ये हो, n बराबर पहले कोश से तीसरे में जाए या तीसरे से पहले में जाए या दूसरे से पांचवें में जाए या पांचवें से दूसरे में जाए। अब पहले ढंग से प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है कि उच्चतम आवृत्ति वाला फोटोन कौन सा होगा। अब आवृत्ति वाला फोटोन है कौन सा, अवशोषित वाला या उत्सर्जित वाला, वो देखो पहले। तो क्या लिखा है, उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी लेवल से क्या हो रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में आपको अधिक से कम की तरफ चलना है, यानी 1 से 3, यानी ये तो 1 से 3 ऊपर जा रहा है, अवशोषण होगा न कि उत्सर्जन। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। एक ये 2 से 5, इसका मतलब 2 से 5 में जा रहा है तो एनर्जी का क्या करेगा, अवशोषण फोटोन लेगा, उत्सर्जित नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब 2 बचे हैं, n बराबर 5 से पांचवें से दूसरे में आए और फिर पांचवें से क्या आए, दूसरे में, और एक ऑप्शन क्या है पहले से, ये तीसरे से क्या है, पहले में आए, तब एनर्जी का उत्सर्जन होगा। अब कौन सी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये एक पॉइंट याद रखना है, और पॉइंट में क्या है, स्पेक्ट्रमी सीरीज है, स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ हैं। श्रेणियों में याद रखना, एक तो ये नाम है, थोड़ा ये आपको, और वैसे आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लो। एक होती है लाइमन श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सीरीज है ये लाइमन श्रेणी। दूसरी बामर, तीसरी क्या होती है, पास्चन श्रेणी, चौथी क्या है, ब्रैकेट, पांचवी कौन सी है, फुंड श्रेणी, और छठी कौन सी है, हैम्फ्री। इस तरह से 6 स्पेक्ट्रमी सीरीज है, ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी है। इन सब के लिए n1 n2 के मान होते हैं। इसका n1 का मान, n2 का मान, इसका 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। इसमें n2 मान आगे से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलेगा। इसका फिर 3 से स्टार्ट होगा आगे वाला, 4 5 ऐसे अनंत तक चलेगा। इसका फिर 4 से 4 5 6 फिर अनंत तक। इसका 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 ऐसे अनंत तक। इसका 6 से 6 7 8 ऐसे अनंत तक। इसका 7 से फिर 8 9 ऐसे अनंत तक चलेगा। इसका मतलब n1 का मान तो इनकी क्रम संख्या वही है, n2 का मान n1 के जस्ट आगे वाला मान स्टार्ट होगा, वहाँ से n2 का मान स्टार्ट होगा और अनंत तक चलेगा। अब हमें क्या दिया है कि एक स्पेक्ट्रमी सीरीज में, अब ये याद रखना है, लाइमन श्रेणी जो है ना, ये प्रकाश के यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन से प्राप्त होती है। बामर जो होती है ना, ये बामर, ये विजिबल रीजन से प्राप्त होती है। और नीचे वाली श्रेणियाँ ये IR रीजन से प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में आता है कि बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो विजिबल से। लाइमन श्रेणी प्रकाश किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो यूवी श्रेणी, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट से। तो ये लाइमन वाले के ज़्यादा एनर्जी है, बामर वाले की क्या है, उससे कम। फिर नीचे धीरे धीरे एनर्जी क्या है, घटती चली जा रही है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, लाइमन है, और लाइमन का मतलब 1, n का मान मतलब n1 का मान 1। इसका अर्थ है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ से आएगा, कहीं से भी आए, अनंत से आए, लेकिन गिरेगा कहाँ पे, आके पहले कोष में गिरे तो वो लाइमन, दूसरे कोष में गिरे तो वो बामर, तीसरे में गिरे तो वो पास्चन, चौथे में गिरे तो वो ब्रैकेट चलेगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आने वाला, ऊपर से आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहा है। देखो यहाँ देखें तो कहाँ गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक तो ये हमारे पास 3 से पहले में आ रहा है, एक तो क्या है कि 3 से फर्स्ट में आ रहा है, एक तो ये कि 3 से पहले में आ रहा है। एक हमारे पास है कि 5वें से दूसरे में आ रहा है। अब पहले में आ रहा है, इसका मतलब कौन सी सीरीज होगी, ये लाइमन सीरीज होगी, ये लाइमन। और दूसरे में आ रहा है, इसका मतलब कौन सी, बामर है। लाइमन और बामर में किसके लिए एनर्जी का मान ज्यादा है, यूवी या विजिबल की, तो एनर्जी यूवी की अधिक है। यूवी मतलब
लाइमन श्रेणी वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी, 3 से 1 में आएगा ना, उस अवस्था में एनर्जी अधिक तो आवर्ती भी ज़्यादा, आवर्ती ज़्यादा तो फोटोन की आवर्ती अधिक रहेगी। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा सही रहेगा कि 3 से पहले में जो आएगा ना, उस अवस्था में उच्चतम आवर्ती वाला फोटोन का क्या होगा, उत्सर्जन होता है इस क्रिया के दौरान। पहला हमारा ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में देखिए ना कि परमाणु में नाभिक का आकार होता है, और परमाणु में न्यूक्लियस और नाभिक उसकी साइज कितनी होती है। अब साइज में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का नाभिक जो होता है ना, ये नाभिक इस तरह से, जैसे मान लो ये परमाणु है, तो नाभिक की साइज जो होती है ना, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर में होती है, या सेंटीमीटर में देखें ना तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में होती है ये नाभिक की। परमाणु की साइज जो होती है वो 10⁻10 मीटर या 10⁻8 क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। इसका मतलब परमाणु बड़ा, नाभिक छोटा। हम यूँ कह सकते हैं कि फुटबॉल का जैसे बड़ा ग्राउंड है, वो एक परमाणु की तरह काम करता है, और उसके बीच में रखी हुई फुटबॉल जो है ना, वो एक नाभिक की तरह काम करती है। तो नाभिक की साइज बहुत छोटी है, 10⁻15, परमाणु 10⁻10 मीटर है। इसका दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10⁵ का अंतर है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि परमाणु नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। परमाणु जो है ना, वो नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना क्या होता है, बड़ा होता है परमाणु नाभिक की तुलना में। तो हमें क्या पूछा गया, नाभिक की साइज पूछी गई है। तो नाभिक की साइज कौन सी होगी, 10⁻15 मीटर होती है नाभिक की साइज, ये नाभिक की है। और ये 10⁻, ये किसकी है, 10⁻10 है, ये परमाणु की साइज है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला उत्तर क्या हो गया, ये सही हो गया। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला, तीसरा, थर्ड, कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है। बहुत इजी सा प्रश्न है। और नाभिक के खोजकर्ता में याद रखना, रदरफोर्ड ने जब परमाणु संरचना का मॉडल दिया, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि परमाणु के केंद्र में उसका मुख्य भाग, सेंटर में उसका मेन पार्ट होता है, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और ये नाभिक धनावेशित होता है, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब नाभिक का नाम सबसे पहले किसने लिया, रदरफोर्ड ने लिया था। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर क्या है इसका, रदरफोर्ड हो जाएगा। ये गोल्डस्टीन ने किसी की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। डाल्टन ने किसकी, परमाणु की खोज की थी। बोर ने बोर मॉडल दिया। कोष के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक, ऊर्जा स्तर, कक्ष के बारे में बताने वाला व्यक्ति, वो बोर है। तो हमारा उत्तर नाभिक के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला चौथा, कि मेसोन के खोजकर्ता कौन है। और हमारे जो परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक जो है ना, उस नाभिक में बहुत सारे कण हैं, उनके अंदर एक कण की चर्चा होती है, वो मेसोन, जिसको हम पाई से दर्शाते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल में तो नहीं है, ये इसको म्यू से लिखते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा मेसोन कण भी है, इसको पाई मेसोन या म्यू मेसोन बोलते हैं, जिस पर प्लस आवेश भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सभी आवेश वाला कण है। ये कोई भी आवेश ग्रहण कर सकता है। कौन है, ये मेसोन। और इसके खोजकर्ता जो है ना, खोजकर्ता में किसका नाम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका आता है, युकावा का। ये आपको ऑप्शन ढंग से याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेसोन के खोजकर्ता युकावा। सेगरे का नाम किसमें आता है, एंटी प्रोटॉन, जहां नाम आता है ना एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता, तब किसका नाम आता है, सेगरे का आता है। जब एंटी इलेक्ट्रॉन, क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन बोल दे, या इसको बोल दें पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बोल दे, तो पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, वो आता है एंडरसन आता है। और गोल्डस्टीन पता है आपको, प्रोटॉन का खोजकर्ता है। तो हमें पूछा गया मेसोन का खोजकर्ता, तो मेसोन का खोजकर्ता कौन है, युकावा है। और मेसोन जिसको पाई या म्यू से दर्शाते हैं, पाई मेसोन, म्यू मेसोन, जिनमें सब प्रकार के आवेश या चार्ज उपस्थित रहते हैं इस मेसोन के ऊपर। फिर देखो अगला प्रश्न अपना, अगला क्वेश्चन, कि रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग में स्वर्णपत्री की मोटाई, रदरफोर्ड ने जब परमाणु संरचना का मॉडल दिया ना, उस मॉडल को उसने मेन 3 भागों में बांटा था। उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग। उस प्रयोग में उसने क्या देखा, वो किस में आएगा, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन में। फिर उसने देखने के बाद उसने उस परमाणु के बारे में क्या रिजल्ट निकाला, वो किस में आएगा, उसके निष्कर्ष में आएगा।
और परमाणु संरचना के मॉडल के प्रयोग में जो है ना, उसने सोने की पन्नी काम में ली थी स्वर्ण उस पर अल्फा कणों के आक्रमण करवाया। अल्फा कण कहाँ जा रहे हैं उसकी दिशा जानने के लिए पीछे पर्दा लगा दिया जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। तो उस दौरान सोने की पन्नी बिल्कुल बारीक सी पन्नी काम में ली, तो स्वर्ण काम में ली ना सोने की पन्नी, यूँ इस पर अल्फा कणों का आक्रमण करवाया, यूँ इस तरह से अल्फा कण है टकराए इसके ऊपर। टकराने के बाद अल्फा कण किधर जा रहे हैं ये पता लगाने के लिए पीछे पर्दा लगा दिया था उसने, पर्दा, और इस पर्दे पर किसका लेप किया गया, यहाँ किसका, ये जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था। उस दौरान ये स्वर्ण है, सोने वाली पन्नी स्वर्ण। इस स्वर्ण की मोटाई कितनी थी तब याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वर्ण की मोटाई 10⁻⁷ मीटर थी, या अब परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब परमाणु से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 10⁻3 गुना बड़ी, मतलब 1000 गुना बड़ी। इसको यूं कह सकते हो 1000 परमाणु मोटी, 1000 परमाणु मोटी, या कह सकते हो 10⁻⁷ मीटर मोटी सोने की पन्नी काम में ली थी किसने, रदरफोर्ड ने। इसका मतलब 10⁻⁷ मीटर सही है, 10⁻⁹ मीटर ये गलत हो गया। ये 1000 परमाणु मोटी ये भी सही है, ए और सी दोनों, इसका मतलब ये भी उत्तर सही है, सी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये डी वाला हो गया। ए और सी दोनों उत्तर क्या है, सही हो गए, ए और सी दोनों उत्तर सही है कि स्वर्ण की मोटाई 10⁻⁷ मीटर, या इसको बोलते 1000 परमाणु क्या होती है, मोटी होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि स्वर्ण प्रयोग में अधिकांश कण सीधे निकल गए, मतलब और परमाणु के लिए क्या सत्य चीज है। अब स्वर्ण प्रयोग किया तब सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कण डाले रदरफोर्ड ने, तब उसने उस प्रयोग में क्या देखा, वो परीक्षण में, और परीक्षण में उसने पहले सबसे पहले क्या देखा, उसने देखा कि अधिकांश कण जो है ना वो सीधे निकल गए ऐसे, इस तरह से मान लो परमाणु है यूं, तो उसमें अधिकांश कण सीधे निकल गए इस तरह से यूं, उनमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि लगभग 2000 कण हो ना तब एक संभावना रहती है कि 2000 कण में डालेंगे तब एक संभावना रहती है कि एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री कोण पर होता है यूं, और अगर 20,000 कण डाले ना तब उसका विक्षेपण एक कण का क्या 180 डिग्री कोण पर होता है। तो अधिकांश कण सीधे निकल गए। इससे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, उसने कहा कि अधिकांश कण सीधे निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला या खाली, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा क्या है, अधिकांश कण सीधे निकल गए जाता है। परमाणु के लिए सत्य कथन क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग में प्रोटॉन है, ये गलत है। परमाणु का अधिकांश भाग में न्यूट्रॉन है, ये गलत है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये खोखला, तो ये सही है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग में इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो गया, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला या खाली होता है। इसलिए अल्फा कण अधिकांशतः या 99.9% लगभग सारे कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ एक कणों में क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 7वें में क्या है, बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है। और याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पीछे भी आपने देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये देखो लाइमन श्रेणी, लाइमन वाला प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है, यूवी रीजन से है। बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है, विजिबल दृश्य से है। बाकी पास्टन है, अलास तक, हेम्फ्री तक, ये प्रकाश के IR क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये रीजन आपको याद रखनी है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रीजन याद कर सकते हो ना। ये तो हमारा प्रश्न क्या है कि बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बामर। तो बामर वाला भाग किस क्षेत्र से आएगा, वो क्या है, किससे आएगा, लाइमन, यूवी, बामर, यानी विजिबल यानी दृश्य प्रकाश से। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र से क्या है, बामर श्रेणी क्या होती है, संबंधित होती है। ये आपका उत्तर हो गया। पेरा बैंगनी से क्या है, पेरा बैंगनी से लाइमन, हाँ लाइमन। और IR से बाकी बचे हुई कौन कौन सी बच गई, लाइमन के बाद बामर दृश्य में आ गई, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्री, चारों श्रेणियां क्या है, प्रकाश के IR क्षेत्र से संबंधित है, बाकी चारों श्रेणियां। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, बामर के लिए दृश्य क्षेत्र सही हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन कहलाता है। यानी जब, अब देखो यहां पर दो चीजें याद रखनी है आपको,
जब हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया गया तो वो स्पेक्ट्रम क्या लाइन के रूप में प्राप्त हुआ, लाइन यानी रेखीय रेखाएं प्राप्त हुई। और फिर क्या हुआ, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था जीमान और एक का नाम क्या था, स्टोर्क। उन्होंने क्या किया, इस स्पेक्ट्रमी रेखा जो है ना, यूं जैसे ये स्पेक्ट्रमी लाइन है, स्पेक्ट्रमी रेखा है, ये स्पेक्ट्रमी रेखा, और इस स्पेक्ट्रमी रेखा पर सबसे पहले जीमान ने क्या किया, ये लगा दिया, उसने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबक लगा दिया। और चुंबक लगाने के बाद ये स्पेक्ट्रमी लाइन जो है ना, ये छोटी छोटी रेखाओं के अंदर क्या टूट गई इस तरह से। यही काम किसने किया, स्टोर्क ने किया। स्टोर्क ने क्या किया, चुंबक ये स्पेक्ट्रमी रेखा है, इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, लाइट लगा दी। तो सेम यही घटना हुई यहाँ पर भी, क्या स्पेक्ट्रमी रेखा क्या छोटी छोटी रेखाओं में क्या होगी, टूट गई। तो स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में टूटना यानी विपाटित होना यानी विपाटन, ये किसने बताया था, जीमान ने। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जीमान प्रभाव कहते हैं। ये जीमान प्रभाव, याद रखना, जीमान प्रभाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना, ये देखा था स्टोर्क ने, तो इसको बोलते हैं स्टोर्क के प्रभाव कहते हैं। तो ये स्टोर्क प्रभाव है, याद रखना ये। तो विद्युत क्षेत्र में स्टोर्क है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, जीमान प्रभाव है। और हमारा प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना किस प्रकार का प्रभाव है, विपाटन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीमान प्रभाव कहलाएगा। ये याद रखना है, ये क्या है, ये जीमान प्रभाव है। और ये एक स्टोर्क, ये क्या है, स्टोर्क प्रभाव, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना क्या है, स्टोर्क प्रभाव कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहलाएगा, जीमान प्रभाव कहलाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, जीमान प्रभाव क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद देखें अगला प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सा गुण प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। अब देखो, एक आप पढ़ते हो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसको सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, और दो कौन कौन सी, एक तो तरंगीय और एक क्या होती है, कणीय। प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी क्या है, प्रकाश व्यवहार करता है। ये आइंस्टीन ने बताया 1905 में, जिसको बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और द्वैत प्रकृति में है ना, एक तो कणीय नेचर है, पार्टिकल नेचर, और एक क्या है, तरंगीय यानी वेव नेचर। अब प्रकाश में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगीय नेचर है, तरंगीय नेचर को सिद्ध करने वाले घटनाएं हैं। और कुछ जो फिनोमिना है या घटनाएं हैं वो प्रकाश की कणीय नेचर को या कणीय प्रकृति को शो करती हैं। तो उसमें आप याद रखो, बस 3 पॉइंट याद कर लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, है ना, कर्षणिका विकिरण। 3, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कर्षणिका विकिरण, 3 याद कर लो। ये 3 प्रभाव जो है ये प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। बाकी कोई भी नाम आ जाए, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को दर्शाने वाली घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, प्रकीर्णन, कोई भी नाम आ जाए प्रकाश का, सारे के प्रकाश की तरंगीय नेचर को शो करती है। तो हमें क्या पूछा गया है, कौन सा गुण प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ये अपवर्तन क्या है, ये तरंगीय प्रकृति का है, ये तरंगीय गुण है। परावर्तन भी क्या है, तरंगीय गुण है। प्रकीर्णन भी क्या है, तरंगीय गुण है। कणीय कौन सा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश की कणीय नेचर को दर्शाता है। तो हमारा उत्तर सही कौन सा हो गया, प्रकाश ए विद्युत प्रभाव हमारा क्या है, सही उत्तर है इसमें। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति 1905 में आइंस्टीन ने बताई। उसके बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने 1923 में, कब है, 1923 में है ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली, इसने क्या किया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो है ना उसको उसने इलेक्ट्रॉन पे लागू किया। तो एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, वो डी ब्रोगली है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की भी 2 प्रकार की नेचर होती है, तरंगीय और कणीय। इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी काम करता है। और दोनों
जो इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों को मिलाकर उसने एक समीकरण बनाई जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण, और उसका रूप क्या होता है, लेमडा बराबर क्या लिखते हैं, एच अपॉन एम वी। ये लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य का मान, एच प्लांक कांस्टेंट है ही, एम फोटोन का द्रव्यमान, और वी क्या है, वेग है। तो यहाँ पर और एम इंटू वी क्या होता है, संवेग, तो एच अपॉन पी भी लिखते हैं इसे। ये तरंग, ये क्या है, ये डी ब्रोगली संबंध है, और ये डी ब्रोगली समीकरण है ये। तो हमें क्या पूछा गया है कि डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप तो कौन सा हो गया, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। ये क्या है, डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप है। ये क्या है, एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटे आर। ये क्या है, ये बोर का पहला अभिगृहित है, ये बोर मॉडल का पहला पोस्टुलेट या अभिगृहित है। ये क्या है, ये प्लांक समीकरण है, और ये क्या है, ये आइंस्टीन समीकरण है। तो हमें क्या पूछा गया है, डी ब्रोगली समीकरण, तो उत्तर कौन सा हो गया, पहला हो गया, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। ये डी ब्रोगली समीकरण का सही रूप है। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला 11वां, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अब देखो, एक तो स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, वो हम क्या मानते हैं कि 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और अगर हमें गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना हो ना, तो उस अवस्था में हम गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए ये लगाते हैं फॉर्मूला कि स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे इस तरह से 1 माइनस रूट वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ही। अब क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए। अब यह सी प्रकाश का वेग है और वी इलेक्ट्रॉन का वेग है, दोनों का मान बराबर कर दें तो ये 1/1 यानी घटाओगे तो लगभग क्या आ जाएगा, इसका उत्तर 0 आ जाएगा। और किसी राशि में अगर 0 का भाग दें, उत्तर क्या आता है, अनंत। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना, अनंत। तो हम क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, निम्न में से किस कक्षक की ऊर्जा अधिकतम होगी। अब देखो हमारे पास कक्षकों की ऊर्जा निकालने के लिए ऑफ सिद्धांत है। ऑफ सिद्धांत में 3 नियम, हुंड का नियम, पाउली का नियम, n+l नियम। और n+l नियम है ना, वो कक्षकों की ऊर्जा निकालने के लिए है। और n+l नियम में है क्या, ऐसे n+l, n क्या है, ये तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसी भी कक्षक के लिए वो। और l जो है ना, l क्या है, ये है दिगंशीय क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसको l लिखते हैं। और किसी कक्षक के लिए इन दोनों के मान जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम आएगा ना, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। और जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होती है। अब देखें इनका निकालें, 3d का, 3p का, 2p का, 3s का, n+l का मान निकालें सबके लिए। तो यहाँ n का मान हमेशा आगे वाला मान जो होता है ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है n का मान, तो यहाँ 3। अब s उपकोष के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, याद रखो ये। तो l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ हमें क्या दिया है, d। तो d के लिए l का मान कितना है, 2 है। तो 3 और 2 कितने हो गए, उत्तर 5 आ गया। इसका निकालें, मुख्य क्वांटम संख्या 3 n, p के लिए l का मान 1, s का 0, p का 1, तो 1, कुल मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर देखें 2p का n का मान 2, p के लिए l का मान 1 होता ही है, तो 1, कुल कितना आ गया, 3 मान आ गया। फिर 3s का देखें 3, s के लिए l का मान 0, तो 0, कितना आ गया, 3। तो सबसे अधिक n+l का मान जिसका ज़्यादा है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमें क्या पूछा गया है, किस कक्षक की ऊर्जा अधिकतम होती है। अधिकतम किसकी होगी, जिसका मान सबसे ज़्यादा है 5। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, 3d की होगी। किसकी होगी, 3d वाली। तो अगर कह दें इनमें क्रम लिखो तो सबसे अधिक 3d की, उससे कम फिर 4 3p की, उससे कम देखो दोनों के मान बराबर आ गए 3 3। फिर अगला पॉइंट क्या है, यदि n+l के मान बराबर आ जाए ना, फिर हम n का मान देखते हैं, जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा कम। तो यहाँ देखें n का मान 2,
यहाँ n का मान 3, तो इसकी अधिक एनर्जी, इसकी कम है, तो इसके बाद 3s और उसके बाद क्या आएगा 2p आएगा। ऐसे इनमें एनर्जी का ऑर्डर रहेगा ये। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी 3d की, और सबसे कम किसकी होगी 2p की हो जाएगी सबसे कम। तो उत्तर हमारा क्या हो गया ए हो गया 3d वाला। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से फोटोन की ऊर्जा समीकरण है। फोटोन की ऊर्जा समीकरण कैसे लिखते हो, फोटोन की ऊर्जा समीकरण प्लांक समीकरण E बराबर क्या लिखते हैं h न्यू, है ना, और न्यू बराबर क्या होता है c बटे लेमडा लिखते हैं। तो न्यू की जगह आप c बटे लेमडा भी कर सकते हो। तो E बराबर क्या है h c बटे लेमडा कर सकते हो। और आपको पता है 1 बटे लेमडा जो होता है ना वो होता है तरंग संख्या, जिसको न्यू बार से लिखते हैं ऐसे तरंग संख्या। इसका मतलब 1 बटे लेमडा की जगह हम न्यू बार कर सकते हो। तो E का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा कि h c और न्यू बार। तो आपके पास ऑप्शन E बराबर h न्यू ये भी सही है, E बराबर h c बटे लेमडा ये भी आ रहा है, E बराबर h c न्यू बार ये भी आ रहा है। इसका मतलब सारे रूप कौन से, सारे क्या है प्लांक समीकरण के रूप है सारे अलग अलग। तो सभी क्या है प्लांक समीकरण के सारे रूप है ये अलग अलग आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, यदि किसी परमाणु के लिए n बराबर 5 है तो इसमें दीर्घवर्ताकार कक्ष की संख्या बताइए। अब दीर्घवर्ताकार वर्ताकार कितने होंगे, ये सब टॉपिक किस में आता है, ये आता है सोमरफील्ड के विस्तार में, कि सोमरफील्ड ने किस प्रकार से बोर मॉडल को आगे और विस्तारित किया। और अब बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और फिर सोमरफील्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ के साथ साथ दीर्घवर्ताकार कक्ष के अंदर भी क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, अंडाकार कक्ष के अंदर भी। तो उसने 2 प्रकार के बता दिए, वर्ताकार भी है और दीर्घवर्ताकार भी है। और फिर आपको याद एक पॉइंट रखना है, यही एग्जाम में पूछते हैं, हमेशा वर्ताकार कक्ष की संख्या क्या होगी, हमेशा 1 होगी, चाहे n का मान कितना ही हो, और बाकी सारे क्या होंगे दीर्घवर्ताकार कक्ष होंगे, ये याद रखना है। अब देखो n बराबर 5, 5 कोस है, कोस कितने हैं 5 है। अब 5 में कितने वर्ताकार और कितने दीर्घवर्ताकार, तो वर्ताकार तो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, वर्ताकार हमेशा 1 ही रहेगा। तो दीर्घवर्ताकार कितने बच गए, अब 5 में से 1 निकल गया, कितने बच गए 4, 4 क्या रहेंगे दीर्घवर्ताकार। तो हमेशा वर्ताकार 1 ही रहेगा, तो 1 तो ये वर्ताकार है, तो दीर्घवर्ताकार कितने हो गए 4 हो गए। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया बी हो गया, कि दीर्घवर्ताकार कक्ष की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये सोमरफील्ड के विस्तार से प्रश्न है ये। अगला देखो, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान होगा। प्रश्न क्या लिखा है कि बामर श्रेणी, ये बामर है, ये क्या है कि बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान होगा। अब बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या निकालनी हो ना, तब रीडबर्ग फॉर्मूला काम में लेते हैं स्पेक्ट्रमी सीरीज के लिए। और रीडबर्ग का फॉर्मूला क्या है कि तरंग संख्या लिख दे, क्या लिख दोगे आप, लिख दें तरंग संख्या लिख दो ऐसे, तरंग संख्या जिसको 1/λ भी बोलते हैं, बराबर क्या लिखते हैं ऐसे r रीडबर्ग कांस्टेंट और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये लगाते हैं फॉर्मूला। और r है रीडबर्ग कांस्टेंट है, r की मान कितना होता है 109,687 लिखा हुआ मिलेगा, या इसको लगभग बराबर करके लिखते हैं फॉर्मूले में ताकि गुणा भाग में गलती नहीं आए, इसलिए इसको मिला के लिखते हैं 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या लिखते हैं 109,700, तो 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स याद रखना है भैया, ये पॉइंट याद रखना। तो रीडबर्ग इस तरह की इकाई क्या है सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें तरंग संख्या निकालने के लिए n1 n2 के मान लिखने हैं। अब लिखा बामर श्रेणी, तो लाइमन दूसरी बामर, तो बामर के लिए n1 का मान कितना है, बामर के लिए n1 का मान, लाइमन उसके बाद बामर 2, n2 का मान निकालना है। अब n2 का मान क्या होता है बामर के लिए ऐसे कि n2 का कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलेगा, क्योंकि n1 का मान 2, उसके जस्ट आगे वाले मान स्टार्ट होंगे n2 के मान स्टार्ट होंगे। तो 2 से 2 के बाद 3 4 5 ऐसे। अब लिखा दूसरी रेखा के लिए, अब याद रखने वाला पॉइंट है ये, बामर श्रेणी में दूसरी रेखा के लिए n1 n2 के मान, n1 का मान तो वही हमेशा फिक्स रहेगा, वही है हमेशा वही रहेगा, चाहिए रेखा कोई भी आए। तो n1 का मान 2 बामर के लिए दूसरी रेखा है, n2 का मान अब दूसरी रेखा के लिए तो याद रखो n2 का मान
3 है ना, ये तो है पहली रेखा, 4 है ना, ये है दूसरी रेखा के लिए, ये 5 है ना, ये है तीसरी रेखा के लिए। तो यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे चलेगी, ये रेखाएं हैं। तो हमें दूसरी रेखा के लिए n2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो n2 का मान 4 आ गया। तो यहाँ हम रख देंगे, रख लो। तो न्यू बार बराबर r और 1/n1 का मान 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो न्यू बार बराबर ऐसे हो गया ना, ये यहाँ 16 लघुत्तम आ गया ना यूँ। तो यहाँ क्या बच गया 4 माइनस यहाँ क्या बच गया 1। तो उत्तर क्या आ जाएगा, घट जाएंगे 4 में से 1, 3, 3r/16। तो 3r अपॉन क्या आ गया 16। ये हमारा उत्तर आ गया, कितना आ गया 3r/16। तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा 3r/16 आ गया, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान। एग्जाम में इसी प्रकार से r की वैल्यू लिखते नहीं है, r को डायरेक्ट लिख के लिए ऑप्शन बना देते हैं। तब यहाँ हमें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जल्दी उत्तर निकल गया। तो r डायरेक्ट रख के 3r/16 आ गया, कौन सी दूसरी रेखा के लिए। इसके बाद देखो अगला लिखें प्रश्न नंबर 16। यदि कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से दूसरे n बराबर 2 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। जैसे पीछे बताया था मैंने, पीछे वाले क्वेश्चनों के अंदर बताया था, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको कोस से केवल सिंगल मिला हो कि n बराबर 5 के लिए स्पेक्ट्रमी रेखा निकालो, तो सिंगल कोस तब लगाते फॉर्मूला n-1/2, है ना, ऐसे लगाते हैं। पीछे बताया था n-1/2, ये तो सिंगल कोस हो तब। और जब दो कोस दे रखें, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां गया है, दोनों देखें कहां से कहां तक गया है, दोनों दें, तब स्पेक्ट्रमी रेखा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये n2 - n1, इसमें 1 जोड़ना है, फिर गुणा करना है वापस n2 - n1 बटे 2 का भाग देना है। और याद रखो n2 का मान जो है ना, वो हमेशा बड़े वाला कोस लेना है, n2 का मान। अब बड़े वाला कौन सा है 5, तो n2 का मान 5, n1 का मान 2 रखना है। तो 5 से 2 में गया है, तो यहाँ 5 - 2, फिर यहाँ जोड़ना है 1, गुणा 5 - 2 बटे 2, कितना आ गया यहाँ 5 - 2 3, 3 और 1 4, यहाँ 4 और यहाँ 3, 4 × 12, तो 12 बटे 2, कितना आ गया 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है इसमें जब n बराबर 5 से दूसरे कोस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है संक्रमित। उत्तर क्या आ जाएगा 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी इस क्रिया के दौरान, ठीक है ना। फिर देखो अगला प्रश्न देखें कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया है, ये फैक्ट वाली चीजें याद करने वाली है। किसने किया है, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण रखा है। रदरफोर्ड है ना, इसने प्रोटॉन का नामकरण किया था, इसके साथ थॉमसन भी था, थॉमसन ने भी प्रोटॉन का नामकरण, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर ने कोस के बारे में बताया था, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, वो है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा स्टोनी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया, स्टोनी के द्वारा किया गया। अगला देखो, यदि किसी परमाणु के L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखो कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n² होते हैं। अब हमारे पास कोश कौन से हैं K, L, ऐसे M, N ऐसे लिखते हो। अब कहते हैं कि K कोश में इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके लिए n का मान 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, मतलब नंबर जो है ना कोश की संख्या है वो इसका n का मान है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश ऐसे। अब 2n² से इलेक्ट्रॉन निकालें, n का मान रखते जाओ तो यहाँ कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n का मान यहाँ 2 रखें तो 4, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 रखें तो 32, यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। और याद रखो इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में है ना, अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसी परमाणु में तो पहले K कोश पूरा भरेगा, उसके बाद आगे L में जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो पहले K पूरा भरेगा, उसके बाद L पूरा भरेगा, L भरने के बाद फिर M में जाएंगे, फिर M पूरा भरेगा, M भरने के बाद फिर N में जाएंगे, N पूरा भरेगा, ऐसे चलेगा। तो पहले K से L, L से M, M से N ऐसे भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब हमें कह दिया परमाणु के L कोश जो है ना L, ये वाला L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, बस 4 ही। अब बताओ कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस परमाणु में। इसका मतलब L में इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, इसका अर्थ हो गया K पूरा भर गया पहले। तो K में कितने भर गए 2 भर गए पहले, और 4 इसके अंदर है। 8 भर सकते थे, 4 ही भरे, तो 4 ये 2 ये, कुल कितने हो गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कुल। तो कुल कितने हो गए
6 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके पास, जब L में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अगला देखो, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम स्थायी कण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर एग्जाम में ये आ जाए ना, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाता है, सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाता है, तब तो किसका नाम आएगा, परमाणु का सूक्ष्मतम कण। लेकिन अगर ये आ जाए ना, किसी पदार्थ का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम स्थायी कण नाम आ जाए, स्थायी आ जाए, ये नाम आ जाए, तो परमाणु स्थायी नहीं होता, ये आ जाए स्थायी नाम आ जाए। स्थायी क्या होता है, परमाणु मिलकर अणु का निर्माण क्यों करते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं, क्या करेंगे, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मिलकर अणु बनाएंगे ताकि पहले की तुलना में अधिक स्थायी हो जाए, तो अणु स्थायी होता है परमाणु की तुलना में। तो परमाणु से थोड़ा बड़ा अणु, तो पदार्थ में सबसे छोटा कण तो परमाणु, अविभाज्य कण, लेकिन कहते हैं पदार्थ में सबसे छोटा स्थायी कण आ जाए, स्थायी नाम आ जाए, तब किसका नाम आएगा, अणु का आएगा, ध्यान रखना। तो सबसे स्थायी और सबसे छोटा कण जो है ना, सबसे छोटा स्थायी कण, तब किसका नाम आएगा, अणु का नाम आ जाएगा, तब हमारा उत्तर क्या होगा, इसका अणु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न 20 में, पाषाण श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए N1 व N2 के मान बताइए। देखो दोबारा आ गया, पाषाण श्रेणी के लिए द्वितीय रेखा के लिए N1 व N2 के मान बताइए। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं, इस प्रश्न के लिए हमने पीछे ये लिखा, देखो ये रहा, लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्री, इन सब के लिए N1 N2 के मान लिखें। अब प्रश्न क्या है कि हमारे पास कि पाषाण श्रेणी, ये लिखा है ना पाषाण, प्रश्न क्या है हमारे पास कि पाषाण श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, पाषाण श्रेणी कौन सी है, ये रही पाषाण श्रेणी, ये पाषाण श्रेणी, इसके लिए सबके लिए N1 के मान सबके फिक्स है, चेंज नहीं होंगे, चाहे श्रेणी कौन सी रेखा कौन सी आई। तो पाषाण श्रेणी के लिए N1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब N2 का मान 4 से स्टार्ट होगा, जो पहला मान है 4 वो है पहली रेखा, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, ऐसे। तो पहली रेखा के लिए 4, दूसरी रेखा के लिए 5, तो दूसरे के लिए कितना है 5। तो N1 का मान 3, N2 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसके लिए, पाषाण श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए मान आ जाएंगे। तो हमारे पास ये था, ये वाला पाषाण श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए N1 व N2 के मान बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पाषाण श्रेणी के लिए N1 का मान तो कितना है 3, और N2 का मान द्वितीय रेखा के लिए कितना आ जाएगा, सेकंड के लिए 5 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी से ये हो जाएगा कि N1 का मान 3 और N2 का मान कितना आता है, 5 आता है। तो आज अपन ने परमाणु संरचना वाले टॉपिक में से कुछ है कि ये 20 क्वेश्चन और किए, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग अलग छांट के बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा आप अभी आपको वीडियो डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसको आप पढ़ना, पढ़ने के बाद साथ में क्वेश्चन करके देखना, उसमें थोड़ा समझना किस प्रकार से किए हैं, और इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इन्हीं में से कुछ आ जाए, हो सकता है इन्हीं की तरह कोई क्वेश्चन नया बना के दे दे। क्वेश्चन करने का आपको तरीका आना चाहिए, कौन से टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये। ठीक है, तो आज आप इतना करो, कल फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।